1255 पदों की भर्ती निकली, स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड 3। उसमें 77 नंबर प्राप्त करने वाला सवर्ण सेलेक्ट है, 81 नंबर प्राप्त करने वाला ओबीसी रोड पे है। आज ये देश में बहुत जोर शोर से मांग की जा रही है जातिगत जनगणना। सोशल मीडिया, विभिन्न आंदोलन और जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो भी इसका क्षेत्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर कई आयोजन कर रहे हैं और इस मूल्यवासी वर्ग को संगठित कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे समाज को क्या फायदा होगा? अभी तक ये क्यों नहीं हुई और इसके पहले हुई तो उससे समाज का क्या लाभ हुआ, और अभी हो भी जाएगी तो उससे समाज का क्या लाभ होगा? ये मुद्दा कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। शायद आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बजट पृथक से रखा गया था सोशियो इकोनॉमिकल सेंसस के लिए, और वो डाटा आज तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। वास्तव में 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जातिगत जनगणना हुई थी और उसके डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुए। ये भी शायद आप लोगों को जानकारी होगी। संसद में उसकी बहस चली और उसमें ये कह के उन डाटाओं को पेंडिंग डाल दिया कि उसमें बहुत त्रुटि हैं और उसमें संशोधित करने में, उसको शुद्ध करने में 2.5 से 3 वर्ष का समय लगेगा। अभी वो प्रकाशित करने की स्थिति में नहीं है। इस संसद में बहस हुई और 2011 से 2023 आने वाला है, वो आज तक डाटा शुद्ध नहीं हुए। खैर, बात आती है मंडल कमीशन से। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी और उसको 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो अलायंसेस थे, सबके प्रयास से वो देश में ओबीसी को शासकीय सेवाओं में और शिक्षा में 27% आरक्षण लागू किया गया और इसको तत्काल चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके इंप्लीमेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया। अंतोगत्वा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हुई, 9 जजेस बेंच के पास मामला पहुंचा, बीपी सिंह सरकार गिर गई, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई इस आरक्षण के बारे में इस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। तो उन्होंने सर्टेन जो एक नोटिफिकेशन जारी किया और ओबीसी के आरक्षण में एक क्रीमी लेयर शब्द इंसर्ट किया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की 1991 में। वो भी इस पिटीशन में चैलेंज हुआ और ये सारी पिटीशनें क्लब होके और इसकी विस्तृत सुनवाई चली। कुछ राज्यों की ओर से उसमें अधिवक्ता नियुक्त हुए, बिहार से हुए, यूपी से हुए, साउथ तमिलनाडु से हुए, आंध्रा से हुए, केरला से हुए। कई राज्यों की तरफ से उसमें कोई पक्ष नहीं रखा गया। बहुत बड़ा फैसला है वो, लगभग 900 पेज का फैसला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पूरा वॉल्यूम है।
1992 सप्लीमेंट्री 3 पेज नंबर 215 से वो चालू होता है। 9 जजेस बेंच का वो जजमेंट है और उस जजमेंट को कभी आप लोग पढ़ना। वो जजमेंट वास्तव में हमारे खिलाफ नहीं है। जजमेंट बहुत विद्वतापूर्ण जजमेंट वो दिया गया है और आज भी जितने फैसले आए हैं 1992 से सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स के हों, वो उसी जजमेंट को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। उस जजमेंट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में लिखा है, शायद पैरा नंबर 749 उसमें, कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम से 10% आरक्षण तत्कालीन सरकार ने लागू किया है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्थिक रूप से आरक्षण देना मतलब ये कोई गरीबी हटाओ मूवमेंट नहीं है। वास्तव में जो आरक्षण सामाजिक आरक्षण है, सोशल रिजर्वेशन है, ये उस वर्ग के लिए है जिनने सदियों से छुआछूत के दंश सहे हैं, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिनको कभी बराबरी का मौका नहीं दिया गया है। उस वर्ग को समाज की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कुछ छूट देना पड़ेगी और वास्तव में वो आरक्षण नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है। इस समाज के सिस्टम को चलाने के लिए इस दलित दबे हुए कुचले समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, कोई लोग बोलते 10 साल, तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है। ये लोग भ्रमित करते हैं। और अभी जो ईडब्ल्यूएस का जजमेंट आया है उसको मैंने पढ़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है कि 10 साल के लिए व्यवस्था थी, तो लाना तो उस जज को कि जिसको ये भी पता नहीं है कि लिमिटेशन किस रिजर्वेशन के बारे में लिखी थी। पढ़ना उस जजमेंट को। इसके बाद में संविधान का 103वां संशोधन किया गया सुनियोजित तरीके से। आर्टिकल 15(6) में और 16(6) में, 15(6) में शिक्षा में और 16(6) में नौकरियों में 10% सीधा उठा के आरक्षण उन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पे लागू कर दिया। लेकिन वास्तव में जब हम आर्टिकल 15(6) का परंत पढ़ते हैं तो कभी आप लोग भी पढ़ना, ध्यान से पढ़ना उसको, क्योंकि वो जब मैंने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, तो देश का पहला हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण में दखल दिया है और आज भी अंतरिम आदेश प्रवर्तन में है कि इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस अंडर द हेड ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन शैल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन। ये अंतरिम आदेश आज भी प्रभावी है मध्य प्रदेश में। और एक दूसरी पिटीशन फाइल की कि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, इसका इंप्लीमेंटेशन वर्टिकल नहीं होना चाहिए बल्कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो लाभ है वो एससी, एसटी, ओबीसी सभी वर्गों को मिलना चाहिए। इस संविधान का आर्टिकल 15(6) का परंतु कहता है। जब ये बहस की तो माननीय न्यायाधिपति को भी बड़ा असहज महसूस हुए कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा सर आप भी पढ़िए इसको, इसमें कामा लगा हुआ है, क्योंकि कानून में कामा फुल स्टॉप का बहुत बड़ा महत्व होता है। और उन्होंने उसको बड़ी संजीदगी से लिया, पिटीशन एडमिट करके नोटिस किया और वो पिटीशन आज भी पेंडिंग है। उस पॉइंट पर सरकार ने आज भी जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आप लोग पढ़ते हैं, कभी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, कभी प्रोपोर्शनेट बात आती है, कभी क्वांटिफाइबल डाटा एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा। जितने भी नौकरियों से संबंधित प्रकरण है उसमें क्वांटिफाइबल डाटा की बात आती है। जो प्रमोशन में रिजर्वेशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड किया है, उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है 2016 का, पावर ग्रिड कारपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें भी ये बात कही गई है कि क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के कितने कर्मचारी हैं, किस वर्ग में कितने कैडर में कितने कर्मचारी हैं। ये बिना क्वांटिफाइबल डाटा के रिजर्वेशन देना प्रमोशन में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको सेटिसाइड किया और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में पिटीशन फाइल हुई, वहां भी सेटिसाइड कर दिया।
जब हम आर्टिकल 15(6) और 16(6) पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा, अधिकतम। और आरक्षण देने का क्राइटेरिया क्या होगा? आपके डाटा होगा। गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है कि उस पर काम करे, डाटा कलेक्ट करे और इस वर्ग के कितने लोग हैं उसके हिसाब से वो रिजर्वेशन दे। और जो जजमेंट आया है वो परस्पर विरोधाभासी जजमेंट है। एक और बोलता है कि ये स्पेशल रिजर्वेशन है। यदि स्पेशल रिजर्वेशन है तो जैसा महिलाओं का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल लागू होता है, हैंडीकैप्ड का हॉरिजॉन्टल लागू होता है, तो वैसा ही लागू होगा यदि स्पेशल है तो। और यदि सोशल रिजर्वेशन है तो वर्टिकल लागू होगा, तो फिर 50% कैप का भी नियम लागू होगा। अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे 50% का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। ये बात सही है, संविधान में कहीं भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये उल्लेख नहीं है। लेकिन जब हम संविधान सभा की डिबेट में जाते हैं और डिबेट का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां एक डिबेट हुई है कि सिस्टम को चलाने के लिए कम से कम 50% मेरिटोरियस लोग चाहिए, प्रतिभावान लोग चाहिए। 50% ऐसा मान लिया था कि 50% जो रिजर्वेशन में आएंगे वो उतने प्रतिभावान नहीं होंगे, क्योंकि उनका डीएनए ही बिगड़ चुका, उनका जीन्स ही बिगड़ चुका, जो हजारों साल से उन्हें दमन सहा है। तो आज वो कॉम्पिटेंट नहीं है। किसी को 1 साल बंद किए रहे हथकड़ी और बेड़ी डाल के और एकदम छोड़ दें किसी धावक के साथ, तो वो नहीं दौड़ सकता। ठीक है, कल्पना की गई और एक व्यवस्था ये भी की कि जो अनारक्षित सीटें होंगी वो मेरिटोरियस के थ्रू ही भरी जाएंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति का हो, सिर्फ उसमें मेरिटोरियस बच्चे ही जाएंगे, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अनारक्षित के हो। इन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, आपके लिए 50% रिजर्व है, 50% हमारी सीटें हैं, इसमें हम किसी को नहीं आने देंगे। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने 17 फरवरी 2020 को एक कानून भी बना दिया कि हम प्री मेंस में पीएससी की जो लिस्ट बनाएंगे वो कैटेगरी वाइज बनाएंगे, और जब फाइनल इंटरव्यू के बाद जब लिस्ट बनेगी उस समय हम रिजर्वेशन का लाभ देंगे एट दी टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। धारा 4(4) आप लोग पढ़ना कभी आरक्षण अधिनियम की, उसमें लिखा है 4(4) में कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो इसको लेकर के मैंने देखा कि पीएससी की जो 2019 की लिस्ट आई, 146 कट ऑफ यूआर की है और 146 ओबीसी की है। कुछ बच्चे आए, कांटेक्ट किया, उसका अध्ययन किया और उसमें हमने पिटीशन फाइल की। अधिनियम की धारा 4(4) भी चैलेंज की, हाई कोर्ट के 2 जजमेंट वो भी चैलेंज किए, वो नियम भी चैलेंज किया और रिजल्ट भी चैलेंज किया। और 1 साल मुकदमा चला, उसको ना सरकार जस्टिफाई कर पाई, कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया। अंतोगत्वा ईमानदार जज थे, मनुवादी जज नहीं थे, उन्होंने 89 पेज का फैसला सुनाया और उन्होंने बोला कि ये जो कानून इन्होंने बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको शून्य घोषित किया जाता है, और जहां जहां ये इंप्लीमेंट हुआ है वो सारे रिजल्ट भी शून्य घोषित किए जाते हैं। और पीएससी को डायरेक्शन दिया जाता है कि जो असंशोधित नियम है उसके तहत आप रिजल्ट बनाइए और पब्लिश करिए। अब जब उसके तहत रिजल्ट बनाया तो 2700 हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए। 2020 का रिजल्ट जारी हुआ, 62% 100 में से हमारे आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग में फाइट हुए। अभी हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली। हाई कोर्ट कोई भी न्यायिक संस्था हो, बड़ा रिस्पेक्ट रहता है कि यहां से हमको न्याय मिलेगा। मैं उसका उदाहरण बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जानते होंगे, 1255 पदों की भर्ती निकली, स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड 3। उसमें 77 नंबर प्राप्त करने वाला सवर्ण सिलेक्ट है, 81 नंबर प्राप्त करने वाला ओबीसी रोड पे है। वो स्टे कराया, भर्ती है, 5 महीने 3 दिन हो गए, फाइनल बहस हो गई, 22 पिटीशनों में अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है।
अब आती है बात ओबीसी आरक्षण की। जब मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण था 94 से, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि भाई पूरे देश में तो 27% आरक्षण है, मध्य प्रदेश में 14 क्यों है, कहीं डिस्प्यूट नहीं है इसमें। आवाज नहीं उठाई। एक केस की स्टडी कर रहा था, उसमें मेरे दिमाग में 2013 में मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की, उसमें एक्ट चैलेंज किया, नोटिस हुआ और फिर गवर्नमेंट पे दबाव बना के 8 मार्च 2019 को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया और अगस्त 2019 को विधानसभा से भारी बहुमत से इसको संशोधित करा के एक्ट पास कराया गया। हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट में जज लोग बैठे मनुवादी अंतरिम आदेश करने के लिए, अंतोगत्वा अंतरिम आदेश नहीं कर पाए, लेकिन आज भी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। आज भी कहीं ना कहीं कोई हवाला देके उसको दरकिनार कर रहे हैं। जब ये पिटीशन आई तो इस पिटीशन में जो ओआईसी अपॉइंट हुए हमारे जबलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर थे, मैडम थी, तो मैं गया उनके पास, उनसे निवेदन किया कि हम लोग इस मैटर को शुरू से हैंडल कर रहे हैं और चूंकि आप नई आई हैं, इसमें आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। चूंकि वो मैडम भी ओबीसी कम्युनिटी की थी, तो उन्होंने बोला आप जैसा बोलो हम मदद करेंगे और मेरी मदद आप करिए, क्योंकि ये जजमेंट है, हम इसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो एक टेंटेटिव रिप्लाई आप बना के हमको दे दीजिए, वो हम पेश करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले आप डाटा मंगाइए सरकार से। तो बोले डाटा क्या? हमने कहा डाटा मंगाइए, 2011 में जातिगत जनगणना हुई है और सरकार के पास डाटा है, तो आप चिट्ठी लिखिए। तो मैंने बैठ के चिट्ठी लिखवाई, उन्होंने भेजी जीएडी को। तीसरे दिन वहां से डाटा आ गए कि भाई मध्य प्रदेश में एससी की पॉपुलेशन कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, और उसको मैंने रिप्लाई के साथ कोर्ट में पेश करवा दिया। 1 साल में चुप रहा, सरकार बदली। इसके बाद फिर मैंने मीडियाबाजी की कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने जातिगत जनगणना के डाटा किए सार्वजनिक। ये पूरे देश में हड़कंप मच गया और हमारे नेशनल बैकवर्ड कमीशन के भगवान लाल साहनी जी ने बुलाया, बोले आपने डाटा कैसे निकलवाए? हम बिहार के निकलवाना चाहते हैं, आप हमको रास्ता बताइए। मैंने कहा सर आप चेयरमैन हैं, आप पूरे देश के डाटा मंगा सकते हैं, आपको पावर है। अब जो हुआ पता नहीं, वो शायद पद से हट गए हैं और आजकल नेशनल बैकवर्ड कमीशन में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है वहां पे। जब ये डाटा सार्वजनिक हुए तो मेरे पास कम से कम 6-7 राज्यों से लोगों के फोन आए, हमारे लोगों के, और उनमें उत्सुकता हुई कि हम अपने राज्य के डाटा हम कैसे निकलवाएं। तो मैंने कहा सभी लोग मिलकर दिल्ली में एक बैठक अपन करते हैं। बैठक हुई, लगभग 79 संगठन सारे देश से आए थे और उसमें तय किया गया कि डाटा तो कोई सरकार देने वाली है नहीं, अब अपन बात करते हैं अब जातिगत जनगणना कराने की। तो यहां से वो जातिगत जनगणना की डिमांड हुई। उसमें जस्टिस बीरेन सिंह थे, जस्टिस बी ईश्वरैया थे, जस्टिस सखाराम यादव जी भी थे, काफी लोग थे उसमें, बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ सिटिंग आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे, और हमारे कुछ लोअर जुडिशरी के जज भी थे, और हर संगठन के 5-5, 6-6 लोग थे। लगभग 400-500 लोग का एक कार्यक्रम हुआ था और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते कार्यक्रम हुआ था। और वहां से रणनीति बनी जातिगत जनगणना की। उसमें तय किया यदि जातिगत जनगणना होती है तो इसका लाभ क्या होगा। मुद्दा अब यहां आता है असली। हमें नहीं पता कि ओबीसी की आबादी कितनी है। मंडल साहब की जो रिपोर्ट है वो बोलती है 52.8% है। मध्य प्रदेश में जो महाजन कमीशन गठित हुआ वो बताते हैं 49% है। और अभी जो सेंसस का डाटा आया है जो 2011 को, उसमें 50.09 मतलब राउंड फिगर में 51% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है। उसको डिनाई नहीं कर सकते हम, यानी 50+ है। और इस स्थिति में मानता हूं कि लगभग हर स्टेट में होगी। 50 से नीचे किसी स्टेट में ओबीसी की जनसंख्या नहीं होगी। अब बात आती है कि भाई जनगणना हो भी जाएगी तो लाभ क्या होगा, क्योंकि ये वर्ग जो है इसका प्रतिनिधित्व जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो डाटा भी आया था जीएडी से मैंने मंगाया था, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में राज्यपाल से नियुक्त विशेष अधिवक्ता हूं आरक्षण मैटर में,
मैं हमारे साथी विनायक जी, तो वो डाटा मैंने मंगवाए हुए थे। उस डाटा में मैंने देखा कि एससी को 20% आरक्षण मिल रहा है शुरू से, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के जो डाटा बताए उन्होंने वर्ग 2, वर्ग 3 और चतुर्थ श्रेणी में कुल उसका टोटल करते हैं तो लगभग 12.5% प्रतिनिधित्व है। यानी 20% रिजर्वेशन के बावजूद केवल 12.5%, बाकी सीटें कौन ले रहा है उनकी। इसी प्रकार एससी वर्ग का जो डाटा आया वो लगभग 16% का रिजर्वेशन के बाद में 12.9 या 13 राउंड फिगर में मान ले 13% प्रतिनिधित्व का जो डाटा आया। और जो क्लास 1 की पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट में एससी एसटी का दोनों के मिलाकर के लगभग 2%, ओबीसी का भी लगभग 1 पॉइंट कुछ परसेंट आया। बाकी जितने क्रीम के पद हैं, चाहे पीएसओ, सीएसओ या सेंट्रल में हम देखें कैबिनेट सेक्रेटरी हों, वहां पे हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जो संस्था के प्रमुख होते वहां हमारे लोग नहीं पहुंच पाते। पहुंचने के पहले उनको इतना डैमेज कर दिया जाता है कि वहां जाने के लायक ही नहीं बचते। और एक मुद्दा यहां और है, कई लोगों ने मेरा उस मुद्दे को लेकर के विरोध भी किया, क्यों किया, लेकिन वो मुद्दा हमको हमेशा शेयर करने में मैं चाहता हूं कि कोई नई बात कोई बताए कि जो एज रिलैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है एससी एसटी ओबीसी को, एज रिलैक्सेशन के कॉन्सेप्ट से मुझे ये समझ में आता है कि इसमें हमारे वर्ग का नुकसान है। जब मैंने इसकी स्टडी की बड़े पैमाने पे कि हमारे वर्ग के कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पाते, सीएस क्यों नहीं बन पाते, तो जब मैंने पाया कि कैबिनेट सेक्रेटरी लगभग 30 साल की सेवा के बाद 30 या 31वीं साल में कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, लगभग इतनी ही सेवा 29 या 30 में सीएस बनते हैं। हमारा व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ लेता है, 35-36 साल में वो सिलेक्ट होता है आईएएस या पीसीएस। उसकी जो सर्विस ऑफ लेंथ होती है मैक्सिमम 25 साल 26 साल होती है, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसके पहले वो रिटायर हो जाता है। सपोज यदि रिलैक्सेशन ना दिया जाए तो क्या जो हमारा परसेंटेज है, सपोज देश में 22.5% एससी एसटी का है और 27% ओबीसी का है, यदि एज रिलैक्सेशन नहीं देते हैं तो क्या उसमें हमारे कम सिलेक्ट होंगे? नहीं होंगे ना। आदमी तो हमारे उतने ही जाएंगे ना, लेकिन वो यंग लोग जाएंगे, और जब यंग लोग जाएंगे तो वो पीएस भी बनेंगे, सीएस भी बनेंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनेंगे। तो इस पे आप लोग विचार जरूर करें। ये मेरे मन में था, कई बार मैंने अपनी वर्चुअल मीटिंग में की तो एक दिल्ली के प्रोफेसर थे, अरे बोले वकील साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने लड़के लिया है। तो मैंने कहा सर लड़के लिया होगा, लेकिन इसमें नुकसान है हमारे वर्ग का। एक नियम बना के इन्होंने रखा है कि जिसने एज का रिलैक्सेशन लिया है उसके 100 में से 100 नंबर, जबकि नियम ये है कि यदि अनारक्षित के कट ऑफ के इक्विवेलेंट यदि एससी एसटी ओबीसी के मार्क आते हैं तो वो यूआर में जा सकता है, जाने का उसका राइट है, नेचुरल राइट है, लेकिन यहां वो रोक दिया जाता है। तो एक सीट तो वो ब्लॉक हो गई जो ऊपर जाना था। यदि ज्यादा नंबर वाला ऊपर जाएगा तो नीचे हमारी एक सीट खाली होगी, जिसका कम नंबर है वो उसको फिल कर लेगा। तो हमारे लोग कम कहीं नहीं हो रहे, संख्या हमारी उतनी ही रहेगी। तो ये सिस्टम हमको समझ में आया है, आप लोग भी इस पर विचार करना। आज जो एलोकेशन हो रहा है पोस्टों का, खासकर हम देखते हैं विभाग वाइज, वहां मनुवादी लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सिस्टम में, चाहे हमारे विभाग प्रमुख हों चाहे संस्था प्रमुख हों। और इस वर्ग के द्वारा कभी अपने रिप्रेजेंटेशन की आवाज रोड पर नहीं उठाई गई। जिस दिन ये वर्ग, मैं डाटा आपको बता रहा हूं कि लगभग 85% के ऊपर हमारी आबादी है एससी एसटी ओबीसी को मिला के, और इस वर्ग का सिर्फ 2% व्यक्ति ही सड़क पे आके अपने अधिकार की मांग करने लगेगा, उस दिन हमको अधिकार मिलने लगेंगे। बहुत से नियम बनाए हैं इन्होंने असंवैधानिक,
हमारा व्यक्ति जान रहा है लेकिन वो व्यक्ति उससे डायरेक्ट अफेक्टेड नहीं है, तो वो उससे कोई वास्ता नहीं रख रहा है। ये भी हमारे समाज की बड़ी बुराई है। हमारा लाभ उससे हो या ना हो, यदि वो हमारे समाज के विरोध में कोई नियम कानून है तो उसके खिलाफ हमको आवाज उठाना चाहिए और उसको चैलेंज करना चाहिए। आज जातिगत जनगणना को लेकर के सरकारें क्यों डर रही हैं? बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल हमने अखबारों में पढ़े हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जनसत्ता में, नेशनल मीडिया में भी कई डिबेट्स आती हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। नुकसान सबसे बड़ा इसमें ये होगा सरकार का कि जो मूर्ख बना के वोटें ले रहे हैं, उसमें हमारा समाज जाग जाएगा कि भाई हमारी आबादी इतनी है तो हिस्सेदारी भी हमारी इतने होना चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहेब ने व्यवस्था दी है संविधान में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कहीं संविधान में डिफाइन नहीं किया है। ये बड़ी रोचक तथ्य है। और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट में भी इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। जब आर्टिकल 15(4) और 16(4) की हम भाषा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि राज्य की इच्छा के ऊपर है कि इस वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए, शिक्षा के लिए जो उचित समझे उतना रिप्रेजेंटेशन से संबंधित नियम बना सकता है। वहां एक राइडर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि नियम बनाने के पहले आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेंगे, क्वांटिफिएबल डाटा कलेक्ट करना पड़ेंगे, और वो डाटा कलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, उसमें आपको 3 लेयर टेस्ट करना पड़ेंगे। जैसे मंडल साहब ने जब रिपोर्ट बनाई, वास्तव में बहुत मेहनत से वो रिपोर्ट बनी, जब उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उसके 11 क्राइटेरिया रखे हुए थे और उन 11 क्राइटेरियों के आधार पर उन्होंने ओबीसी की जातियों को आइडेंटिफाई किया था। और कुछ इसमें ब्राह्मण लोग, जैसे मध्य प्रदेश में मैं देखूं शिवपुरी है, श्योरपुर है, ग्वालियर है, एक कुछ बेल्ट है जिसका लगभग 60% ब्राह्मण ओबीसी का सर्टिफिकेट होल्डर है। इसका भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गिरी है, गोस्वामी है, और भी इस प्रकार की जो बैरागी है, त्यागी है, सब ओबीसी होल्डर है मध्य प्रदेश में। इससे नुकसान हमारे लोगों का हो रहा है। अब जब जातिगत डाटा आएंगे तो इसमें इस वर्ग के युवाओं द्वारा, प्रबुद्धजनों द्वारा उतने हिस्सेदारी की मांग के साथ साथ सारे संसाधनों में उतनी भागीदारी की मांग की जाएगी, और जो योजनाएं बनती हैं शासन की, उस योजनाओं में इस वर्ग के लिए उतने % बजट भी उनको एलोकेट करना पड़ेगा। इन सारी चीजों से बचने के लिए सरकार इसको अवॉइड कर रही है। और फिर एक हमारा और हो सकता है ईगो जाग जाए कि जब हमारी आबादी इतनी है तो वो बोलते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो स्थिति भी बन सकती है कि जब हमारी इतनी हिस्सेदारी है, इतनी हमारी संख्या है, तो हम आपको वोट क्यों देंगे, हम अपने प्रतिनिधि को ही क्यों ना सिस्टम में भेजें। आज हमारे SC ST वर्ग के लिए देश की समस्त विधानसभाओं में संख्या अनुपात में प्रोपोर्शनेट सीटें हैं, विधानसभा में है, लोकसभा में है, लेकिन जब हम देखते हैं वहां बहस होती है तो हमारे इस वर्ग के लोग कोई आवाज वहां नहीं उठाते मुखर होकर के। कारण इसका क्या है? आज हम बोलते हैं हमारे लोग भेजिए, हमारे लोगों को भेजने से सिस्टम में परिवर्तन होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रयोग कर लिया। जब तक आपका प्रशिक्षित व्यक्ति सिस्टम में नहीं जाएगा तब तक इस समाज में हम परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते। आज मध्य प्रदेश में 84 विधायक हैं SC ST के, 53 विधायक ओबीसी के हैं। इन दोनों को मिला दो आप, पूर्ण बहुमत से ज्यादा की सरकार बन जाएगी। वही स्थिति लोकसभा में है। लेकिन हमारे लोगों को ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि वोट आप अपने वर्ग से लीजिए, लेकिन बात वही करिए जो हमारी पार्टी का एजेंडा है। तो हम अपनी संतुष्टि के लिए बोल सकते हैं कि मेरे वर्ग का, मेरी जाति का व्यक्ति है,
लेकिन वो मेरा व्यक्ति नहीं है, वो उस राजनीतिक दल का व्यक्ति है। वो वही बात सदन में कहेगा जो उसके पार्टी के लोग उसको बोलेंगे। हमें उससे अपेक्षा नहीं करना चाहिए। आज इस देश में कितने संविधान के विरोध में फैसले दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। पढ़ते होंगे आप लोग कुछ ना कुछ पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि मीडिया भी पूरी बिकी हुई मीडिया है। अभी कुछ समय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। 100% गलत न्यूज। तो इस प्रकार से हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे अखबारों का भी हम बहिष्कार करें। और हमारे वर्ग के लोग कमजोर नहीं हैं, जमीन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, सारे संसाधनों पर भी हमारा जो निर्माण के साधन है हम करके जानते हैं। तो हमारे चैनल होना चाहिए, हमारी मीडिया होना चाहिए। अखबार खरीदने वाला हमारा मूल निवासी है। 3 महीने हम अखबार खरीदना बंद कर दें, कई प्रेसों में ताले डल जाएंगे। 90% आबादी है, 90% आबादी में से 60% आबादी पेपर खरीदना बंद कर दे। 1 महीना करके देख लीजिए आप। पूरा देश हमसे चल रहा है, जितने निर्माण कार्य से लेके जो भी देखिए हमारे मूल निवासियों का पार्टिसिपेशन है, मूल निवासियों की दम पे इस देश में निर्माण हुए हैं। और आज उसी वर्ग को अपने अधिकार के लिए गुहार लगाना पड़ रही है। हाई कोर्ट जाते हैं, पूरे सवर्ण जज बैठे हैं। भाई जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एक जाति का व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अपना फंडामेंटल राइट बनाए हुए हैं। 4-4, 6-6 पीढ़ियों के जज बने हुए हैं। आप लोगों ने किसी ने कभी विरोध नहीं किया। भाई हमारे आरक्षण का तो सब विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग करते हैं। हाई कोर्ट में 63 पिटीशन है, 63 की 63 पिटीशन ब्राह्मण। सबसे तकलीफ उनको है, 10% उनको मिल गया, उसके बाद भी तकलीफ कि तुम्हें क्यों मिला। वो अपना अधिकार समझते हैं। तो हमें डिफेंसिव होने के साथ साथ ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। कोर्ट के हर प्लेटफॉर्म में लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हम लोगों की कई बार ऐसी स्थिति आई है कि जेल जाने की स्थिति आई है। कोर्ट में बोला कि इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज तक SC ST का जज नहीं बना। तो उस समय चीफ जस्टिस थे मिस्टर मित्तल, पंजाब से थे। उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्यजनक है। बाजू में शुक्ला जी बैठे थे उनके साथ में। बोले शुक्ला जी ये सही बात है? बोले हो सकता है। बोले नहीं, मेरे पंजाब में तो बने हैं, 12-13 लोग बने हुए हैं। उन्होंने बुलाया चैम्बर में, बोले आप नाम दीजिए। तो भाई किसका नाम दूं मैं? हमारे SC ST के तो अधिवक्ता है ही नहीं, किसका नाम दूं मैं? हमारा हर पेरेंट्स अपने बच्चे को नौकर बनाना चाहता है, चपरासी बन जाए, बाबू बन जाए, बस इतनी हमारी इच्छा है। अरे शासक क्यों नहीं बनाना चाहते अपने बच्चे को? वकील बनाना क्यों नहीं चाहते? अरे मेरे बच्चे ने तो NLUI से LLM किया है, LLB किया है और फला कंपनी में जॉब कर रहा है। समाज को क्या मिला उससे? जब तक हमारे वर्ग के बच्चे अच्छे वकील नहीं होंगे तो हम जज कहां से लाएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हम LLB कराएं, वकील बनाएं, उनको मोटिवेट करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेजें। और मैं गारंटी से बोलता हूं ये काम आप लोग करिए, 10 साल में हमारे जज ही जज होंगे। और ये लड़ाई में लड़ रहा हूं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है कि जितने भी शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होते हैं उसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। अभी तक लागू नहीं होता। मध्य प्रदेश में 270 सीटें हैं शासकीय अधिवक्ताओं की केवल हाई कोर्ट में, जिसमें से लगभग 97% ब्राह्मण हैं। ST का एक भी नहीं है, SC का एक है, OBC के 5 हैं। किसी ने बात नहीं उठाई, उसका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, ना हमारे सांसद ने, ना विधायक ने, ना किसी ने, कि भैया सबको मौका मिलना चाहिए। जब मौका ही नहीं दे रहे आप तो आगे बढ़ेंगे कैसे? जज कैसे, कहां से आएंगे? तो सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। और चिल्लाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। आज हमारे साथी अधिवक्ता है उदय कुमार जी, पहले बोल रहे थे,
इनका होटल है। बाहर से जो भी बच्चे आते हैं, खासकर एडवोकेसी में मैंने देखा है, मेरे सामने का है, एक ढीमर समाज का बच्चा आया एलएलबी करके, शुक्ला जी के यहाँ गया, बोले सर मैं जूनियर सब करने आया हूँ, फला फला गांव का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मछली 700 रुपए किलो बिक रही है, कहाँ यहाँ वकालत में खर्चे नहीं चलते हैं, अपना पुश्तैनी धंधा करिए आप, ये बोला उससे। इस प्रकार से डिमोलाइज करते हैं लोग। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने मूल निवासी बच्चों को जबलपुर में फ्री ऑफ कास्ट रखेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। और एक काम हम लोग कर रहे हैं जबलपुर में, 3 इंस्टीट्यूट हम गोद लिए हैं। जिसको भी एलएलबी करना हो, एलएलएम करना हो, बीएड डीएड जो भी कोर्स करना है, जो भी गवर्नमेंट फीस है उस फीस में आपको मैं कोर्स कराऊंगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं है, 25-30 हजार रुपए लगता, वो भी हम लोग अफोर्ड करके रजिस्ट्रेशन करा के वकील बनाएंगे आपको। और जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, तब तक मैं आपका साथ दूंगा। और जिस दिन मैंने ये फील कर लिया कि अब तुम कॉम्पिटेंट हो, आप फ्री हो, आप स्वतंत्र रूप से वकालत करिए। तो समाज को परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। आज इतना बड़ा कार्यक्रम, पूरे देश से लोग आए हैं। क्योंकि मैं पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आया हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इससे परिवर्तन आएगा। और इतना बड़ा संस्थान है, रिसर्च संस्थान है, क्योंकि आर्थिक अभाव में उतना एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें भी मैं जो भी सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो और हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, शहीद हैं, महापुरुष लोग हैं, उन पे एक रिसर्च होके और समाज के सामने इन लोगों के जो करनी है वो तो इतिहास में लिखी नहीं गई है, उसको हमें नए रूप से लिख करके और समाज को उससे अवगत कराना है, ताकि हमारी पीढ़ी हमारे महापुरुषों पर गर्व कर सके। और यही मेरा कहना है और यही आप लोगों से निवेदन है कि करने से सब कुछ होगा, बकने से कुछ नहीं होगा। और वो कहते कि हम सुधरेगा जग सुधरेगा, हमें अपने आप में असेसमेंट करके जिस क्षेत्र में हम जहां रहते हैं, जो भी हम कर सकते हैं समाज के लिए, वो हमें करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली, नागपुर, मुंबई जाके कुछ करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम अपने क्षेत्र में काम करें, और जब हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे, वहां से हम ट्रेंड करके लोगों को भेजेंगे, तो परिवर्तन दिखेगा। और आज हमको दिख भी रहा है, यही मेरा कहना है। और आप लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जय भारत, जय संविधान।